भारत के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आदरणीय श्री बालकृष्णन जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रिय डॉक्टर मुरुगन जी, डायरेक्टर ब्लू क्राफ्ट श्री हितेश जैन जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय अधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पर सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपार हर्ष का विषय है कि अंबेडकर एंड मोदी इस पुस्तक का विमोचन आज किसी और के कर कमलों से नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। इसलिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ और परफॉर्मर्स एग्जीक्यूशन, ये अपने आप में अंबेडकर जी के विचारों पर प्रकाश भी डालता है और किस तरह से मोदी जी ने उनको लागू किया और आम आदमी के जीवन में किस तरह से बदलाव लाने का काम किया है। यानी बाबा साहब ने जो समाज के लिए सोचा उसको मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में कैसे कर दिखाया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है और ये साफ चिराग करता है कि जहां चाह वहां राह है। भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब के विचारों ने हमारे राष्ट्र की नींव रखी है और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन जो है वो समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। वह दलितों, पिछड़ों और वंचितों के महानायक थे। उनके जीवन मूल्य और सिद्धांतों का आधुनिक भारत के निर्माण पर व्यापक प्रभाव है। देश को जब आज़ादी मिली तो प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी कि कैसे समाज में विसंगतियों से दूर किया जा सके, कैसे बहुजनों को, वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास की गंगा सब तक पहुंचे और भारत एक विकसित देश की ओर कैसे अग्रसर हो, ये इनके विचार थे और कल्पना भी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद कई दशक बीत जाने तक कई सरकारें आई लेकिन उस दिशा में ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन वंचितों, पीड़ितों को सशक्त करने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों की होगी और उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। उन्होंने वायदा किया था कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला, हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित है और मैं धन्यवादी हूं ब्लू क्राफ्ट का कि उन्होंने गहन शोध और प्रमाणिकता के साथ सारे तथ्यों को अंबेडकर एंड मोदी नामक की इस पुस्तक के माध्यम से संकलित करने का पुनीत कार्य किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते थे कि औद्योगिक विकास वंचित समाज के लिए मुक्तिदाता साबित होगा और आज मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो, ये सब उसी दिशा में काम है जहां पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है
और इसी विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और सरकार काम कर रही है, वहीं पर हमारे उद्यमियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब तक की सरकारों में ना इतनी दूरदर्शिता थी और ना ही इतनी इच्छा शक्ति। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर वोट बटोरना और मूर्तियां बनाने का काम तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उनका जो विराट विजन था, देश और समाज खासतौर से वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जो दृष्टिकोण था, उसको कदम दर कदम अगर कोई जमीन पर लागू कर रहा है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी भी है और जिसने इस अभाव को देखा हो वही सशक्तिकरण की अहमियत को समझ सकता है। बाबा साहब ने सामाजिक कुरीतियों का समाधान शिक्षा को बताया था और आज मंच पर हमारे सामने उसका जीता जागता उदाहरण है कि अच्छी शिक्षा के कारण ये जो कुरीतियां हैं इनसे भी मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। और आज के राष्ट्रपति जी को देखें या पूर्व राष्ट्रपति जी को देखें, बाबा जी के सपनों को साकार होता आज का भारत ये देख रहा है। मोदी जी की सरकार बाबा साहेब के विचारों को सार्थक करते हुए विश्वास शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु कार्य कर रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में दिखाती है कि 34 वर्षों के बाद अगर देश में नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें अपने आप में दिखाया कि कैसे मातृभाषा को कैसे प्राथमिकता दी गई है। और जो बाबा साहब के विचार थे कि वंचितों को, पीड़ितों को शिक्षा दिलाकर, स्किल्स दिलाकर स्वरोजगार के अवसर और आगे बढ़ाने का काम करना है, यही बाबा साहेब का जीवन मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल के मूल में रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में हमारी सरकार प्राथमिक, उच्च शिक्षा व चिकित्सक शिक्षा को तीव्र गति से बदल रही है। अगर आप पिछले 8 वर्षों में देखें, कितने ही IIT, IIM, NIT से लेकर IIIT देश में बने। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को भी लगातार लगभग 204 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 8 वर्षों में नए खोलने का काम किया गया, जो शायद कभी 8 वर्षों में इतना ना हुआ हो। सीटें जो 78,000 थी उसको बढ़ाकर 1,06,000 से ज्यादा करने का काम किया गया। आज हमारे देश में जो डॉक्टर्स की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च शिक्षा से लेकर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही। अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो हजारों गांव थे जहां बिजली नहीं थी। पिछले 8 वर्षों में हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा कर लिया है और LED के बल्ब देकर बिजली बचाने का काम भी किया है। बैंक खाता 45 करोड़ लोगों का खोलने का काम किया तो आपदा के समय गरीब बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए की मदद डालने का काम एक बटन से किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भीम प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, आज आप UPI भीम की बात करें तो दुनिया भर के लिए उदाहरण के रूप में डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत का बना है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। वहीं पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, जिस बहन के दिन की शुरुआत पहले खुले में शौच करने जाने के लिए सूर्योदय से पहले होती थी, जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए, फिर धुआं खाने के लिए होती थी, आज उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जिसको पानी लाने के लिए दिन में कई घंटे मुशक्कत करनी पड़ती थी, कभी कतार में लग के, कई बार कुएं पे जाकर, कई बार नदी के किनारे जाकर, अगर उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कोई लाया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर करने का काम किया है। हर घर को नल, नल से जल देने का काम हो, या फिर महिला विकास के बारे में मोदी जी ने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये सारे जो मैं बातें कर रहा हूं, ये सारे महिलाओं को ही केंद्र बिंदु में रखकर किया गया है, उनके ही जीवन में बदलाव लाया गया, लेकिन उनको ही महिला सशक्तिकरण करने के माध्यम से किया गया है। मातृत्व अवकाश की हम बात करें, मैटरनिटी लीव की बात करें तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का काम किया। महिलाओं के नाम संपत्ति करने का काम किया। मुद्रा लोन भी अगर आप देखेंगे
तो मुद्रा लोन में बगैर गारंटी के ऋण देने का काम भी किया। और आज SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को ऐसे 34 करोड़ खाता को 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए, तो बगैर गारंटी और बगैर कोलेटरल गारंटी के दिए, तो मोदी सरकार ने दिए। उज्ज्वला योजना में, अगर उज्ज्वला योजना में SC, ST लाभार्थी देखने तो 3 करोड़ 10 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए और 1 करोड़ 31 लाख पक्के मकान SC, ST के परिवारों को दिए गए। स्वरोजगार योजना के माध्यम से लगभग 80,000 लोगों को जो मैला उठाते थे उनको 27,800 करोड़ रुपए की मदद करने का काम किया। तो SC, ST के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में दोगुनी वृद्धि दी और इसके माध्यम से भी 3,600 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 7,700 करोड़ रुपया करने का काम किया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर मिले और लोग उद्यमी बन सके, तो SC, ST को लगभग 5,300 करोड़ रुपए का लाभ यहां से भी दिया है। नवाचार करने के लिए उद्यमियों की मदद के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है। यहां पे इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का काम किया। PM दक्ष योजना में भी 2,27,000 SC युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम भी किया है। ऐसे ना जाने हजारों काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए जो स्किल डेवलपमेंट से स्वरोजगार की यात्रा थी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी SC, ST वर्ग को ज्यादा लाभ देने का काम हुआ। मैं तो ये कह सकता हूं, जो लोग 60 वर्ष में नहीं कर पाए वो 8 साल में करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। स्वनिधि योजना हो तो इसमें भी हमारे रेहड़ी वालों को 10-10 हज़ार से लेकर 50,000 रुपये तक बगैर गारंटी के पैसा दिया और इसमें इंटरेस्ट माफ करने की सुविधा भी दी। आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई। बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड उसको तो पूरा किया ही, यहां पर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करके भारत की जरूरत को पूरा करने के साथ साथ दुनिया भर को सप्लाई करने का काम भी अब आयातक की बजाय निर्यात करने का काम भारत डिफेंस के क्षेत्र में कर रहा है। यह भी आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का कर रहा है। 2014 से पहले श्रम संहिताओं को और प्रक्रियाओं को आम जनमानस की समझ से बाहर थी और इसको हमने 44 जटिल श्रम कानूनों को सावधानी पूर्वक 4 व्यापक श्रम संहिताओं में बांटने का काम किया है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इसको हमने पिछले 1 साल पहले इसका पूरा किया और ESI वेतन सीमा को भी 2014 से पहले मात्र 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज मैं आपके सामने बाबा साहब की पंक्तियां दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है, आई अनकोट। ये उसी दिशा में स्वयं सहायता समूह हो या आत्मनिर्भर भारत हो, दोनों ही काम उस दिशा में है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 20 लाख रुपए तक की मदद बैंकों से ऋण बगैर किसी गारंटी के मोदी सरकार ने देने की शुरुआत की और आज करोड़ों बहनें अपने पांव पर खड़ी है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। मित्रों, अनुच्छेद 370-35 से ये वर्षों से मांग थी कि इसको हटाया जाए और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सदा के लिए अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति भारत को दिला दी। इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये साबित हुई है कि वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे भाई और बहनों को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुआ। बाकी जो लाभ हुए उसके अलावा जो राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुआ इससे पहले नहीं था। यह भी 370 और 35 से धारा हटने के बाद ही हुआ है। बाला साहेब संघवाद यानी कि फेडरलिज्म के भी मूल सिद्धांत के प्रतिपादक थे और बाला साहब की तरह ही मोदी जी की सरकार भी देश और संविधान को किसी भी राजनीतिक दल से आगे कार्य करती है। मैं तो ये कहूंगा, सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके सामने GST है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। और GST कलेक्शन पर या GST पर जो बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते थे, आज उसका आपदा के समय भी सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कभी टैक्स कलेक्शन नहीं होती थी, वो भी बढ़कर 1,40,000 करोड़, 1,63,000 करोड़ तक पहुंचने का काम हुआ।
तो ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा नमूना देश के सामने है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बाला साहब की दूरदर्शिता से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं के कारण पिछले 8 वर्षों में महिलाओं के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सशक्त बनाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी सरकार उनके उत्थान की दिशा में इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। मित्रों, अगर मैं ये ना कहूं कि पंचतीर्थ की कल्पना कैसे आई, बाबा साहब ने तो वंचित और पीड़ितों के उद्धार के लिए काम करने की बात अपने कानून मंत्री रहते भी और संविधान में भी कही, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षा किन की हुई? उन्हीं की हुई, राजनीतिक तौर पर भी, और हर तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। यहां तक कि भारत रत्न में उनको 30 वर्ष के बाद मिला, जब भाजपा समर्थित वीपी सिंह जी की सरकार थी तब मिला। तेल चित्र भी अगर उनका पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगना था तो उसके ऊपर भी किस तरह से हंसी मजाक उस समय की सरकारों ने, जो लंबे समय तक सत्ता में रही, उन्होंने उड़ाया था। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी तो पंच तीर्थ को बनाने का और उसको पूरा करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है मित्रों। और मैं तो यही कहूंगा, अगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो वो इस पद तक नहीं पहुंच पाते, और ये उनके संविधान की ही ताकत है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हो, या आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो, या बाकी लोग हों, ये संविधान की ताकत के कारण ही देश के उच्च पदों तक पहुंचने का काम हुआ है। और जो पंचतीर्थ की मैं बात करता हूं, चैत्य भूमि स्मारक, जो इंदु मिल की जमीन वर्षों तक नहीं मिलती थी, वो भी मोदी सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने लेने का काम किया। और वहां पर महाराष्ट्र के 40,000 गांव से पौधे मंगवाने का काम किया, देश के हर जिला से पौधे मंगवा के हर राज्य से काम किया। और वहां पर आज हरियाली के बीच में शांति स्थल बनाने की शुरुआत हो रही है। 26 अलीपुर रोड को महापरिनिर्वाण भूमि पर संविधान पुस्तक के डिजाइन का अनूठा स्मारक बनाने का काम किया है। और यही नहीं, शिक्षा भूमि पर स्मारक भी किंग हेनरी रोड पर बंगलो इंग्लैंड में बनाने का काम किया, जहां पर अंबेडकर मेमोरियल और इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनाने का काम किया। जन्मभूमि स्मारक मध्य प्रदेश के महू में ग्राम उदय से भारत उदय का शंखवाद किया। आज टूरिज्म के मानचित्र की एक कैटेगरी लिस्ट पर यह आता है। और दीक्षा भूमि भी इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर नागपुर में बनाने का काम किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। जो 60 में नहीं हुआ वो 8 में करने का काम किया है। 22 साल से लटके अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो 15 जनपद पे बना है, क्योंकि 10 साल तो मैं ही 14 जनपद पे रात देखता था कभी काम शुरू होगा, ये भी मोदी सरकार ने 2 साल में बनाने का काम किया। 10,000 किताबें हैं, 2 लाख से ज्यादा ई बुक्स हैं, और बड़ी लाइब्रेरी बनाने का काम किया है। संविधान दिवस 26 नवंबर किसी और ने नहीं, 125वीं जयंती पर मोदी जी की सरकार ने ही शुरुआत करने का काम किया। और 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती पर अवकाश की घोषणा भी की तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ही की। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अंबेडकर जयंती के दिवस पर 14 अप्रैल को वहां पर भी समारोह होता है, तो यह भी मनाने का काम जयंती का किया है। तो यह भी मोदी जी की सरकार के समय शुरुआत हुई। मोदी सरकार में ही अनुसूचित जाति से जुड़े हुए मंत्री 10% से ज्यादा संख्या उनकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी है तो उनकी सरकार में बाबा साहब के जो सपने थे, जो सोच थी, उसको साकार करने का काम किया। और मैं बाबा साहब ने जो कहा था एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि भारतीयों के रूप में हमारी वफादारी किसी भी प्रतिस्पर्धा वफादारी से थोड़ी सी भी प्रभावित हो, चाहे वे वफादारी हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से या हमारी भाषा से उत्पन्न हो। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, आखिरी भारतीय हों, और कुछ नहीं बल्कि भारतीय हों। और इसी आशा के साथ कि आप पुस्तक पढ़ेंगे भी और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, मैं एक बार फिर आप सबकी ओर से पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का, पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आदरणीय जस्टिस बालाकृष्णन जी का, और सभी यहाँ प्रमुख भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप आए,
आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भीम।